ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों को इन्फॉर्म दे दी गई थी जब मेरी क्लास कैंसिल हुई थी, तो कल आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया गया था, क्योंकि मैंने सुबह 4:30 या 4:15 बजे मैसेज किया था कि मेरी क्लास कैंसिल कर देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मैं सोया ही वही 6 बजे हूँ सुबह, तबीयत ठीक नहीं थी। शाम तक थोड़ी ठीक हो गई तो फिर वाईटी लिया था। तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था कि आप लोग वेट कर रहे थे। मैंने मैसेज तो डाल दिया था, मगर उसमें उनकी गलती भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 4:15 बजे जो डाला था रात में, 4:15 4:30 बजे सुबह डाला था कि तबीयत ठीक नहीं है, मेरी क्लास कैंसिल कर देना। अच्छा, वेट करते रहे आप लोग? ओह, अच्छा। हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ, रात में कुछ फूड पॉइजनिंग जैसा हुआ, तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा। अब सुबह 4:30 बजे तक भी मैं सो नहीं पाया, पेट दर्द हो रहा था, बेचैनी हो रही थी। तो फिर मैंने मैसेज डाला। तो दवाई तो मैंने रात में ही ली थी, मगर उसका असर दोपहर तक आया। दोपहर तक मैं फिर ठीक हुआ। हाँ, अच्छा, हाँ, टेलीग्राम पर डाल देते, सही कह रहा हो। एक बच्चा सही कह रहा है कि सर टेलीग्राम पे डाल दिया करो। अरे यार, सॉरी बच्चे, ये तुम्हारी बात सही है यार। अब उस समय इतना दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। हाँ, टेलीग्राम पे डाल देंगे, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ ना तो टेलीग्राम पे डाल देंगे। हाँ सर, सुनिए, बताइए बेटा। तबीयत बेटा अब ठीक है ना? तबीयत अब ठीक है, थोड़ा सा बस वैसा है, मगर अब पूरी तरह से ठीक हूँ। हाँ, अब पूरी तरह से ठीक हूँ। हाँ, नहीं, हाँ यार, बाहर का खाना वो लौक उसके चक्कर में खा लिया था यार। उन- उनके चक्कर में खाना। हम्म, ठीक है। हाँ, अब सब मस्त है एकदम, फाइन। तो चलो भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ, आज लास्ट क्लास है। नहीं, आज लास्ट क्लास क्यों है? डीपीपी आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम की डीपीपी अभी अपलोड नहीं हुई है क्या? गुप्ता जी, गुप्ता जी एक बार बताना। अरे यार, क्या बात कर रहे हो? ये तो काम हुए 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन पहले कहा गया था। आपने, मुझे ध्यान है, आप लोगों ने कहा था तो मैंने आप लोगों के साथ ही मैसेज डाला था, मतलब आपकी क्लास से ही मैसेज डाला था। हाँ यार, अभी तक अपलोड नहीं है। अरे भाई, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सुरेश सर, प्लीज़ आयनिक इक्विलिब्रियम की डीपीपी अपलोड करा दीजिए। 4-5 दिन पहले मैंने मतलब बोला था, शायद रजत जी ने अपलोड ही नहीं किए, बच्चे बेचारे परेशान हैं। तो एक बार आप उनको ना बोलकर अपने सामने अपलोड कराइए, है ना? तो प्लीज़ अपलोड करा दीजिए आयनिक इक्विलिब्रियम की डीपीपी। हाँ बेटा, बोल दिया है, बोल दिया है, चलो, बोल दिया है। हाँ, अब हाँ, आज थर्ड लेक्चर है। हाँ, कल लेक्चर नहीं हुआ था बेटा, आज थर्ड लेक्चर है। हाँ, तो चलो आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या है, कैसे कैसे है, सारा बता देता हूँ। पहले तो जो टेस्ट है उसका तो मैंने बता ही दिया है। टेस्ट का सिलेबस तो बता दिया है ना सबको। टेस्ट का सिलेबस आयनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है 20 क्वेश्चन। आयनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है 20 क्वेश्चन। टेस्ट का सिलेबस एक एक तो ये हो गया टेस्ट का सिलेबस। दूसरा क्या है? दूसरा जो है, वाईटी पर, यूट्यूब पर स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ाई जा रही है। स्टीरियो आइसोमरिज्म आज मैं ऑप्टिकल पढ़ाऊंगा। आज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ाई जाएगी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।
दूसरा ये है ना, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा, तीसरा क्या है जरा गौर से समझो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और अलग है, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा देखिए, बहुत जल्दी एक सेपरेटेड सेशन आने वाला है ना, वीक में एक क्लास, वीक में एक क्लास 2 से 3 घंटे की, 2 से 3 घंटे की। आप इसको रिवीजन कह सकते हो और आप इसको ये भी कह सकते हो कि पूरी बुक लगाने का तरीका, नीट एडवांस पूरी बुक हम दोनों लोग मिलके करेंगे होमवर्क के टाइम। क्यों इतना फोकस क्यों है? उसका रीजन है कि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो मैं एक क्लास, मतलब जो चल रहा है वो चलता रहेगा, एक क्लास अलग से लगाऊंगा 2 से 3 घंटे की, उसमें हम लोग टारगेट बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। आप पहले करके रखोगे, जो जो क्वेश्चन आप बताओगे वो मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, मतलब चैप्टर वाइज, कि आज चैप्टर ये करके आना। मैं मंडे को ही बता दूंगा, फ्राइडे या सैटरडे को वो क्लास लगाऊंगा, है ना, या थर्सडे को लगाऊंगा, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे उधर तुम्हारा वीकली टेस्ट होता है। और मैं कोशिश करूंगा जो टेस्ट में आ रहा है वहां से स्टार्ट करूं। संडे को रख लो सर, चलो संडे को रख लेंगे, वो टाइम डिसाइड कर लेंगे, इससे क्या होगा, इसके बेनिफिट क्या है? 2 बेनिफिट है। एक, पूरी फिजिकल या पूरी केमिस्ट्री एक रिवाइज होती चलती जाएगी। भाई ये पहले फिजिकल में चलेगा, फिर ऑर्गेनिक में चलेगा, फिर इनऑर्गेनिक में चलेगा। इससे क्या है, पूरी केमिस्ट्री एक बार और रिवाइज हो जाएगी, पूरी केमिस्ट्री एक बार और रिवाइज हो जाएगी, एक बार और रिवाइज हो जाएगी, तो आपका रिवीजन हो गया एक बार और, है ना। दूसरा आपने क्या किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन कर लिया, लेवल अप कर लिया। आपने क्या किया, अपने को लेवल अप कर लिया। क्यों? इनके क्वेश्चन लेवल अप है, अच्छे क्वेश्चन है और लेवल अप क्वेश्चन है, तो आपने अपने को लेवल अप कर लिया। दूसरा एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, कि यदि टफ पेपर भी आएगा तब भी कर लोगे, आप। और चौथा, मैं एक टेस्ट भी लूंगा, जैसे टीएसडी में 2 क्वेश्चन देता हूं ना, तो यहां पे टीएसडी में मैं 10 क्वेश्चन दिया करूंगा, लास्ट में टीएसडी में 10 क्वेश्चन दिया करूंगा, और साफ साफ लिख दे रहा हूं कि ये इजी नहीं होंगे, सिर्फ टफ क्वेश्चन ओनली। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सेशन, बहुत बड़ा सेशन और बहुत अच्छा सेशन ले लिया ना, तो सिर्फ 10 क्वेश्चन टफ, उसका टेस्ट होगा। तो इसका पर्पस क्या होगा, जरा गौर से समझ लो। पर्पस, वीक में एक क्लास होगी, ठीक है, सिर्फ एक क्लास 2 से 2.5 घंटे की होगी। कैसे? जैसे मान लो मैंने कल बोला कि भाई आयनिक इक्विलिब्रियम पूरे हफ्ते में करके आओ, नीट एडवांस से। आयनिक इक्विलिब्रियम में जितने भी क्वेश्चन है, आई थिंक 80 से 100 क्वेश्चन है, आप करके आओ, ठीक है, अच्छे से। अब मान लो क्लास आ गई, मैंने पूछा पहले 1 से 10 में कौन सा क्वेश्चन बताना है, आपने कहा सर 6 नंबर क्वेश्चन हमें नहीं आया, जबकि उसमें सोल्यूशन है, मगर मान लो बच्चे को सोल्यूशन भी नहीं समझ में आया, या वो हमारे से सुनना चाहता है कि किस तरह से करें। मैंने बता दिया, मैंने कहा फिर और बताओ, पूरी बुक के सोल्यूशन दे दिए। फिर मैंने अपने क्वेश्चन कराए जो पीपीटी में होंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन का टेस्ट, उसी क्लास में 10 क्वेश्चन का टेस्ट। और ये 10 क्वेश्चन मैंने साफ लिख दिया है, टफ क्वेश्चन होंगे, कोई इजी क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड राउंड का रिवीजन है, ये लेवल अप करने के लिए, ये सेकंड राउंड का रिवीजन आपको लेवल अप करने के लिए, मगर ये सारी चीजें हमें करनी है, ध्यान रखो। अब ये कब स्टार्ट हो, जैसे ही आप सब लोग कह दोगे, लगभग सभी बच्चे कह देंगे कि सर हमारे पास बुक है। क्यों? क्योंकि जब बुक हाथ में होगी तभी कर पाओगे ना। तो जैसे ही आप कह दोगे कि सर अब आप ये सीरीज ला सकते हो, मतलब ये क्लास ले सकते हो, तो हम ले लेंगे। जैसे ही आप कह दोगे कि सर ये स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये चीज स्टार्ट की जाए
मतलब 20 से 25 सितंबर के आसपास, तब तक मेरे हिसाब से सब बच्चों के पास बुक पहुंच जाएगी। तब तक मुझे लग रहा है सब बच्चों के पास बुक पहुंच जाएगी, है ना। तो इसको मैं 25 सितंबर के आसपास स्टार्ट करता हूं। तब तक क्या करना है, तब तक, है ना, तब तक सभी बच्चों के पास बुक पहुंच जाएगी, मुझे लगता है ना, कि सभी बच्चों के पास क्या होगा, बुक पहुंच जाएगी। बुक सभी बच्चों के पास है ना, बुक होगी। तब तक सभी बच्चों के पास बुक होगी। ठीक है, तो ये सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये यूट्यूब पे नहीं होगी, क्लास में होगी। क्लास में मस्त तरीके से देखो, एक एक करके लेवल अप करना है हमें। मगर ये ध्यान रखना, ये आपको करके आना पड़ेगा। पता चला आप बिना करके आके क्लास में बैठे हो तो यार आपकी मेहनत भी खराब जाएगी, हमारी तो जाएगी। मगर हमारी मेहनत खराब जाए इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि हमारा काम है मेहनत करना, मैंने जिम्मेदारी ली है। मगर आपकी यदि मेहनत खराब गई तो फिर क्या होगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। हमारी मान लो मेहनत खराब हो गई, ये 2 घंटे मैंने पढ़ाए, 10 बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, सब 90 ने नहीं किया, तब भी मेरी मेहनत सार्थक है। और मान लो खराब भी हो गई तो यार मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, मेरा सिर्फ टाइम का नुकसान हो रहा है, मेहनत का नुकसान हो रहा है, आपका जीवन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप सेलेक्ट ना हुए तो आपका फ्यूचर गड़बड़ाएगा। तो सभी बच्चे इन चीजों को ईमानदारी से करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैं लास्ट तक जाते जाते कोशिश करूंगा कि बैच के पैरेलल में 3-4 बार मैं सिलेबस रिवाइज करा दूं। एक बार तो पढ़ाते पढ़ाते हो रहा है, एक बार इससे हो रहा है, इसके बाद भी जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं कुछ और भी लाऊंगा। जैसे आपका रिवीजन होता रहे, आपके लेवल अप बढ़ते चले जाएं, आप बहुत अच्छा करो। मगर ये सब तभी हो पाएगा जब आप भी वो करके दोगे, मुझे करके दोगे कि हाँ मैंने कहा कि भाई ये मैंने होमवर्क दिया है, इस दिन डिस्कस करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, तो वो तुम करके लाओ। हाँ, ओनली बैच, ये सिर्फ बैच में है बेटा, इसका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ बैच में, ये सिर्फ बैच में, इसका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तो चलो अब आ जाओ टीएचडी पे। आज का टेस्ट बताइए, लास्ट लेक्चर का टेस्ट आंसर दीजिए। अरे आज इतना बोलने में थक गया, तबीयत इसके लिए बहुत ज्यादा सही नहीं है अभी। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। In which of the following oxidation number of oxygen have been arranged in increasing order? अब देखो ये सेम एटम से बना है, 0, अब ये -1 हो गया तो ये +2, ये -½ और ये -1, तो वो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ये सबसे पहले होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये, फिर ये। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, बी है ना। वो क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, वो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। यस 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 यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन सीक्वेंस इन Br3O8 इज, Br3O8 में ऑक्सीडेशन नंबर का सीक्वेंस बताएं, क्या होगा। Br3O8 में ऑक्सीडेशन नंबर का सीक्वेंस बताएं, क्या होगा। अब देखो जब तक फिगर नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो आप क्या करो, Br3O8 का फिगर बनाओ। अब किसी ने कहा सर इतने बड़े मॉलिक्यूल का फिगर कैसे बनाएंगे, तो मुन्ना मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है और बार बार आपके दिमाग में इसलिए सेट कर रहा हूं जैसे आपको फिगर याद हो जाए, जैसे आपको फिगर याद हो जाए।
क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो फिगर में फंसोगे, और जिसका फिगर आ गया उसका क्वेश्चन भी आ जाएगा, और आएगा जरूर पेपर में। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया है, दोनों में दिया है ये क्वेश्चन। हाँ, तो देखो BR3O8 का ये फिगर है, BR3O8 का ये फिगर है, ये फिगर है। अब आप निकालो, देखो 2 बॉन्ड इधर गए +2, 2 बॉन्ड इधर गए +2, 2 बॉन्ड इधर गए +2, तो ये हुआ +6। इस पे आओ, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे नहीं, सेम एटम के बीच में है, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे नहीं, सेम एटम के बीच में है। 2 बॉन्ड इधर गए +2, 2 बॉन्ड इधर गए +2, क्या हुआ +4। अब ये और ये सेम है तो इसका भी +6 ही आएगा, सेम अरेंजमेंट है। तो +6 +4 +6 ये आ रहा है ना, ये आ रहा है। अब सारे बच्चे बताएं 2 में से किसके कितने सही हैं, 2 में से किसके कितने सही हैं? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलो वेरी गुड बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये, आप सभी को बताना है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ये देखो, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, साइमल्टेनियस, गौर सुनिए, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को कहते हैं हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन को भी हाफ रिएक्शन कहते हैं। क्यों? साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन अकर्स इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सम है। मतलब मिनिमम एक ऑक्सीडेशन होना चाहिए, मिनिमम एक रिडक्शन होना चाहिए उस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और साइमल्टेनियस रिडक्शन का सम रिडॉक्स रिएक्शन। सर जी मेरा डाउट नहीं लिया आपने, बोला था कि कल ले लूंगा। बताओ बेटा क्या नाम है तुम्हारा, एक मिनट, डाउट क्या है तुम्हारा? आशीष, हाँ पूछो आशीष क्या डाउट है, आशीष पूछो क्या डाउट है। यदि बोला था कल ले लेंगे तो आज ले लेंगे, आप डाउट बताओ, डाउट बताओ आशीष। हाँ बेटा अग्रवाल तुम्हारी भी सुनेंगे, बताओ क्या है। संडे को आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट है, हाँ ठीक है, 3 से 4 दिन हो गया है, अभी तक डीपीपी अपलोड नहीं हुई है। क्लास स्टार्ट होते ही मैंने आपके सामने मैसेज डाला है और आज विद गारंटी अपलोड हो जाएगी, क्योंकि आज मैं इसको रात 2 बार देखूंगा, आज मैं इसको 2 बार खुद देखूंगा। हाँ आशीष आप क्या कहना चाहते थे बेटा, चलती हुई क्लास रुकवाई है, डाउट पूछ लो। हाँ फिजिकल केमिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म हो रही है, फिजिकल केमिस्ट्री में अब सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं, तो मान के चलो कि इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक खत्म। 1-2 एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा जैसे इस महीने के लास्ट तक ही खत्म हो जाए। हाँ ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बता दूंगा बेटा, अभी इसी में बता दूंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है परेशान ना हो, अब जरा पढ़ाने दो मुझे। देखो यदि कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स बोलेंगे। मगर ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो साथ में रिडक्शन भी हो रहा हो,
दोनों कंपलसरी हैं, दोनों कंपलसरी हैं। ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, साथ में रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों कंपलसरी हैं, ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, देखो बच्चों ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है। अब आप इस रिएक्शन को देखो जरा, इस रिएक्शन को आप लोग देखो। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया है, किसकी किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे? मैंने आप सब बच्चों को क्या पढ़ाया है, किसकी किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे? यदि याद हो मैंने लिखाया था, किसकी निकालोगे? सबसे पहले डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, फिर पी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। पी ब्लॉक में कौन? हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, है ना? ठीक है, पहले डी ब्लॉक की, फिर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ये, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। इसके बाद किसकी निकालोगे? इसके बाद मैंने बताया ऑक्सीजन एटम की, और ऑक्सीजन एटम के बाद हाइड्रोजन एटम की। ये ऑर्डर रखना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालो? डी ब्लॉक की निकाल लो, +7, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, +2। फिर पी ब्लॉक की निकालो, सल्फर -2, सल्फर +6। अब हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिल गया है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखो क्या है, +7 से +2, ये क्या है? रिडक्शन। अब -2 से +6 ऑक्सीडेशन। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है तो रिडक्शन। तो देखो लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, रिडक्शन। लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन। अब आप चेक करो, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी है। इसका मतलब ये रिएक्शन रिडॉक्स है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स है। अब गौर से सुनो आशीष, तुम आशीष बेटा आप सुनो, देखो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? अपने में रिडक्शन कर रहा है। जो अपने में रिडक्शन करता है उसको बोलते हैं रिड्यूस ए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अपने में रिडक्शन कर रहा होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडिएंट, ऑक्सीडिएंट। देखो इसमें रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडिएंट है। अब इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा, उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ में रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट सेल्फ में ऑक्सीडेशन करते हैं। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो रिडॉक्स है। आशीष समझ गए क्या? जिसमें रिडक्शन हो रहा होता है, जो अपने में रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अपने में ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो अपने में ऑक्सीडेशन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग जो अपने में रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अपने में ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है इसलिए रिडॉक्स है, इसलिए क्या है? रिडॉक्स है। अब आप लोग जिद कर रहे हो तो जरा इसको पहचानो, क्या ये रिडॉक्स है? सभी बच्चे बताएं, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है? देखो Mg+O MgO, बताओ क्या ये रिडॉक्स है? Mg कितना है? 0, यहां पे कितना है? +2, यहां पे ऑक्सीजन कितना है? 0, यहां पे ऑक्सीजन कितना है? -2। तो 0 से +2 बढ़ रही है ऑक्सीडेशन, और -0 से -2 घट रही है रिडक्शन। तो क्या साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और साइमल्टेनियस रिडक्शन हो रहा है? हाँ,
तो ये क्या है, रिडॉक्स है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। डीपीपी कुछ फॉर्म में डालिए सर। पीयूष बिल्कुल कर देंगे यार, पढ़ो। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडॉक्स है। रिडॉक्स है, क्यों? साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। अब आप इसको देखिए, सारे बच्चे इसको देखें और आंसर बताएं कि हाँ भाई क्या हो रहा है। सारे बच्चे इसको देखें और आंसर बताएं। ये देखो, क्या ये रिडॉक्स है? देखो पहले डी ब्लॉक है नहीं, फिर पी ब्लॉक हैलोजन 5, हैलोजन -1, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2, यहां ऑक्सीजन 0। तो देखो +5 से -1, +5 से -1 क्या है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन घट रही है। -2 से 0 ऑक्सीडेशन बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स है। हाँ, क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी है, साइमल्टेनियस रिडक्शन भी है। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी है, साइमल्टेनियस रिडक्शन भी है ना। अब ये देखो जरा, अब ये देखो, ये देखो, इसको देखो, ये देखो। अब ये सॉल्ट है, आपको मैंने पढ़ाया है कि सॉल्ट को अलग अलग करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, आसानी से निकाल पाओगे। सॉल्ट को ब्रेक करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, आसानी से निकाल पाओगे। सॉल्ट को हमेशा ब्रेक करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अब देखो इसमें क्या है? +6, इसमें नाइट्रोजन -3, तो नाइट्रोजन की -3, इसकी +6, यहां नाइट्रोजन 0, यहां +3। किसी बच्चे ने कहा आपने इन्हीं की क्यों चेक की? किसी बच्चे ने पूछा सर आपने इन्हीं की ऑक्सीडेशन नंबर क्यों निकाली? तो मैंने पढ़ाया है, पहले डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में किसकी? हैलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, इन सब की। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना मिले तब ऑक्सीजन पे चले जाओ। इसके बाद हाइड्रोजन। तो देखो -3 से 0 रिडक्शन, -3 से 0 ऑक्सीडेशन, +6 से +3 रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, -3 से 0 ऑक्सीडेशन, +6 से +3 रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, रिडॉक्स है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, रिडॉक्स है। अब आप इसका आंसर बताओ, अब आप इसका आंसर बताओ, इसमें क्या हो रहा है? अच्छे से बताइएगा, क्योंकि जितना छोटा होता है उतना ही टफ होता है। बताइए, क्या रिडॉक्स है? क्या रिडॉक्स है? मैंने पहले क्या कहा है? डी ब्लॉक नहीं है, पी ब्लॉक नहीं है, ऑक्सीजन है -1 ऑक्सीजन, -2 ऑक्सीजन 0, हाइड्रोजन है +1 +1। तो देखो -1 से -2 रिडक्शन, चेक करो, -1 से -2 रिडक्शन, -1 से 0, इसी एटम का तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीजन ही रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। -1 से -2 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन, दोनों साइमल्टेनियस मिलना है, दोनों साइमल्टेनियस मिलना है, तो ये क्या है? रिडॉक्स है। दोनों साइमल्टेनियस मिलना है, तो ये क्या है? रिडॉक्स है कि नहीं रिडॉक्स? यस, बच्चों ने कहा रे सर क्या बात कर रहे हो, मुझे पता है रिडॉक्स है। तो मैंने कहा जरा इस क्वेश्चन को करो, मैंने कहा जरा इस क्वेश्चन को करिए, बताइए, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन? करो। सबसे पहले डी ब्लॉक 0 यहां निकालो। अब यहां कैसे निकालोगे मैंने सिखाया है, पूरे पूरे मॉलिक्यूल और आयन की रखो। सोडियम +1, तो ये +2 हो गया, 2 सोडियम है, इसकी निकालनी है X। अब SO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2, तो एक SO3 के ऊपर -2 और ये बराबर 0,
तो x इक्वल टू कितना आया, निकालो, 6 8, है ना, देख लो आप लोग। हाँ, तो +6 आ रहा है, +6 आ रहा है, चेक करिए, ये गलत लिखा है ना। एक्चुअल में जिंक +6 होता नहीं है, ये यहां 4 होगा, यहां पे 4 होगा, यहां पे क्या होगा, 4, है ना, यहां पे 4 होगा। तो देखो जिंक की क्या हुई, 0 से +2, 4 और 4, 4 आ रहा है, +4 आ रहा है, जिंक की आ रही है 0 से +4। अच्छा, अब डी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक निकालो, सल्फर, सल्फर की क्या है, यहां पे +6, अब यहां पे क्या आएगी, +4, क्यों, SO3 डबल निगेटिव, SO3 डबल निगेटिव में क्या बनेगा, +4 बनेगा। अच्छा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन, सल्फर का रिडक्शन, जिंक का ऑक्सीडेशन, सल्फर का रिडक्शन, रिडॉक्स है, रिडॉक्स है। अब यहां देखो, पहले डी ब्लॉक नहीं है, फिर पी ब्लॉक है, सल्फर 6, सल्फर 6, पी ब्लॉक में कुछ नहीं मिल रहा है, चेक करिए, पी ब्लॉक में कुछ नहीं मिल रहा है। अब आ जाओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ आयन एक्सचेंज हुए हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब यहां निकालो, डी ब्लॉक है नहीं, पी ब्लॉक, नाइट्रोजन +5, नाइट्रोजन +5, यहां पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। पहले डी ब्लॉक मिल गया, सिल्वर +1, सिल्वर +1, कुछ नहीं है। नाइट्रोजन पी ब्लॉक +5, नाइट्रोजन +5, कुछ नहीं है। आंसर क्या है, ए, आंसर क्या है, ए। क्या बात समझ पाए हो सब लोग, कैसे किया, ये थोड़ा सा गलत लिख गया था, है ना, मगर आंसर क्या है, ए, आंसर क्या है, ए। अब देखो, अब क्वेश्चन घुमा घुमा के कैसे पूछा जा सकता है, इसी रिडॉक्स रिएक्शन में क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछा जा सकता है, इसको करो जरा, देखो, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी is -2, choose the true statement for below changes। B की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो वो पूछ रहा है बताओ। अब मैंने क्या किया है, वही रिडॉक्स है मगर मैंने उसको घुमाया है, जैसे आपको हम परेशान कर सके। चंचल रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल रिपीट कर देंगे, चंचल रिपीट कर देंगे, पहले इसको कर लो। वो कह रहा है बी की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यदि बी की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो ए की यहां पे कितनी आएगी, +7, क्यों, देखो बी की कितनी है, -2, तो ए की निकालनी है x, और बी की है -2 बराबर -1, तो x इक्वल टू आ गया +7, x इक्वल टू आ गया +7, ये देखो +7। तो अब देखो यहां पे है ये +7, यहां पे ये +2, यहां पे है ये -2, यहां पे है ये -3, तो ये तो हो गया हमारा रिडक्शन, और ये भी हमारा हो गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज ही हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए डिक्रीजेस बाय 5 यूनिट, -5 यूनिट, सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी डिक्रीजेस बाय +1 यूनिट, डिक्रीज हो रही है तो -1 हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए डिक्रीज बाय +5 यूनिट, दैट ऑफ सी इंक्रीज बाय +1 यूनिट, गलत। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए डिक्रीज बाय +5 यूनिट एंड सी डिक्रीज बाय +1 यूनिट, क्यों भाई, ये सही लिखा है, ये सही लिखा है। -1 डिक्रीज हो रही, डिक्रीज में प्लस क्यों आएगा भाई, इसमें प्लस क्यों आएगा, माइनस जाएगा ना, है ना, तो ए आएगा भाई। डिक्रीज प्लस थोड़ी होता, प्लस तो बढ़ना हुआ, माइनस है तो माइनस साइन आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस दोनों चल रहा है। ये 1 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, ये 5 यूनिट डिक्रीज हो रहा है,
अब इसको करो, इसको करो। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। एक डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जैसे मैंने ये कराया। देखो मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करा रहा हूं। फिर उसी चीज को ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है। फिर उसी चीज को इनऑर्गेनिक से जोड़ के पूछा जा सकता है। अब देखो ये इनऑर्गेनिक से जोड़ के पूछा गया है। When SO2 is passed into acidic potassium dichromate solution, the oxidation number of sulfur and chromium in the final product respectively. अब देखो ये क्या है, डी ब्लॉक से जोड़ के पूछा गया है। अब डी ब्लॉक में ये पढ़ाया जाएगा कौन किस में कन्वर्ट होता है। तो देखो SO2 जो होता है वो रिएक्शन करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के पास सिर्फ एक नेचर होता है, मतलब उसके पास कुछ और है ही नहीं, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन करना जानता है। किसी से भी रिएक्शन करे बस उसका तुम ऑक्सीडेशन कर दो। इसके पास कुछ और होता ही नहीं है, इसके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, वो भी जानते हो क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, सबका ऑक्सीडेशन करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा, सबका ऑक्सीडेशन करेगा, सबका ऑक्सीडेशन करेगा। अब ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना, और कुछ नहीं करेगा। इसको कुछ और आता ही नहीं है, बहुत निकम्मा टाइप का है, इसके पास कोई 10-12 फीचर्स नहीं है, सिर्फ एक काम करता है, ऑक्सीडेशन। ना ये ऑलराउंडर है, ये सिर्फ या तो बैटिंग करना जानता है या बॉलिंग, मतलब सिर्फ एक काम कर लेता है, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन कर लेता है। इसका मतलब जो भी रिएक्शन करेगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा। ऑक्सीडेशन करने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देना। अब रिएक्शन कौन कर रहा है, ये तो भाई ये +4 है, अब बढ़ाएगा तो कहां जाएगा, सल्फर की मैक्सिमम +6 होती है, +4 के बाद ये +6 पे ही जा सकता है। इसका मतलब यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा +6 बनेगा। क्या बनेगा हमें नहीं पता है, हो सकता है सल्फेट बने, मान लो हम कमजोर है, हमें नहीं पता है, मगर हमें यह तो पता है कि +6 बनेगा। क्यों, क्योंकि भाई का एक ही काम है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना, उसको कुछ और आता ही नहीं है, उसको कुछ और आता ही नहीं है। क्या हुआ बेटा सहबाद, अरे गरिमा और सहबाद तुम लोग बातें सुनो नहीं तो बहुत मारे जाओगे, बातें सुनो कि मैं कह क्या रहा हूं, बहुत मारे जाओगे। प्रदीप सबके सब, अरे भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ में रिडक्शन करता है, निकम्मो नाकाराओ, पूरी बात तो अच्छे समझा करो और सुनो और कॉन्सेप्ट को समझो, रोना धोना मचाओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ में रिडक्शन करता है तो ये अपने में रिडक्शन करेगा मगर दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा, निकम्मो है। जल की एक बूंद जानते हो, उसी में उछले पड़े हो। अरे पहले समुद्र तो देख लो कि क्या होता है, अरे पूरी बात सुनो समझो कि क्या कह रहे हैं, पहले उछलने लगे टप 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 टप। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो सल्फ में रिडक्शन करे। तो यार इसके सल्फ की रिएक्शन मैं कहां लिख रहा हूं, अभी तो मैं सल्फर की लिख रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, सबका ऑक्सीडेशन करेगा, सबका ऑक्सीडेशन करेगा, करेगा मतलब दूसरे का, खुद का थोड़ी लिखा है, खुद का थोड़ी लिखा है, सबका ऑक्सीडेशन करेगा, जो भी इससे रिएक्शन करने आएगा उन सबका ऑक्सीडेशन करेगा। खुद में तो रिडक्शन करेगा ना, खुद में क्या करेगा, सेल्फ में रिडक्शन करेगा। अरे थोड़ा सा सब्र रखो, क्या सर बोल रहे हैं, सर को पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करने दो, सर को पूरा टॉपिक कंप्लीट करने दो। डिस्टर्ब रहोगे अपने को, दूसरों को करोगे, मुझे भी करोगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है दूसरों को ऑक्सीडाइज करना बस, और सेल्फ में क्या करेगा, रिडक्शन। अब यदि ये सेल्फ में रिडक्शन करेगा तो क्रोनियम +6 है, अब क्रोनियम की दो ही ऑक्सीडेशन नंबर होती हैं, +6 +3।
अब यदि ये +6 पे है और रिडक्शन करना है तो +3 पे चला जाएगा। भाई ये +6 पे है और रिडक्शन करना है तो +3 पे चला जाएगा, +6 पे चला जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, सेल्फ में रिडक्शन करेगा। तो वो पूछ रहा था व्हेन SO2 इज पास्ड इनटू एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एंड क्लोरियम इन द फाइनल स्टेट। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 और क्रोनियम की +3। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन दो चीजों का सम है, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें दो केमिस्ट्री का सम लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो पेपर का लेवल अप हो जाएगा। क्यों? तुम्हें फिजिकल आती है, इनऑर्गेनिक नहीं आती तो भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा, इनऑर्गेनिक आती है फिजिकल नहीं आती है तो भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। इसका तो दोनों आना चाहिए तब निकलेगा। तो वैसे ये डी ब्लॉक में अभी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी मैंने पार्ट टाइम के लिए बता दिया है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको कुछ नहीं आता है। तो जो भी इससे रिएक्शन करेगा उसको वो ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा, +4 में है +6 पहुंचा देगा। और सेल्फ में क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ में क्या करता है? रिडक्शन करता है। अच्छा, अब देखो टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों कितनी टाइप की होती है? तो रिडॉक्स रिएक्शन 4 टाइप की होती है। रिडॉक्स रिएक्शन 4 टाइप की होती है। एक, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट की वजह से रिडॉक्स रिएक्शन हुई हो। दूसरी डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, ब्रेक होने की वजह से रिडॉक्स रिएक्शन हुई हो, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। तीसरी एडिशन, ऐड होने की वजह से रिडॉक्स रिएक्शन हुई हो, एडिशन रिडॉक्स रिएक्शन। चौथी डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक एक करके हमें इन सबके बारे में पढ़ना है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, एडिशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। पहला डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, देखो ये कब होती है? जब ओनली आयन exchange between two मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आयन एक्सचेंज होंगे। ओनली आयन एक्सचेंज बिटवीन टू मॉलिक्यूल। अब ये एक्सचेंज कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है आयन से आयन एक्सचेंज हो, आयन से आयन, ठीक है, हो सकता है आयन से आयन एक्सचेंज हो, आयन से आयन एक्सचेंज हो, ऐसा भी हो सकता है एटम से आयन एक्सचेंज हो, ऐसा भी हो सकता है ना? आयन से आयन भी एक्सचेंज हो सकते हैं, एटम से आयन भी एक्सचेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो Zn प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर।
अब इसमें चेक करो क्या ये रिडॉक्स है, 0 + 2, सबसे पहले डी ब्लॉक निकालोगे, +2 0। अब देखो Zn का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। अब ये जो रिडॉक्स आया है ये किसकी वजह से आया है, चेक करके बताओ। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन आई है किसकी वजह से आई है, एटम का आयन के साथ एक्सचेंज है। देखो सिर्फ एक्सचेंज हुआ है, इन दोनों ने अपनी लोकेशन एक्सचेंज की है। ये देखो Zn कॉपर की जगह चला गया, ये देखिए कॉपर Zn की जगह आ गया। ये क्या हुआ, एटम से आयन का एक्सचेंज, ये आयन है ये एटम है, एटम से आयन का एक्सचेंज, तो ये एक्सचेंज होने की वजह से रिडॉक्स हुआ है ना। तो एक्सचेंज होने की वजह से रिडॉक्स हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स है मगर कौन सी कैटेगरी के रिडॉक्स है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स है। ये किस कैटेगरी का रिडॉक्स है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स है। चेक करके बताओ, चेक करके बताइए सही है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब आयन आयन से डिस्प्लेस हो या आयन एटम से डिस्प्लेस हो। डिस्प्लेसमेंट की वजह से यदि कोई रिडॉक्स आता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट की वजह से कोई रिडॉक्स आता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको बताइए, सभी बच्चे इसको बताएं। फॉर एग्जांपल इसको बताइए सारे लोग, ठीक है। इसको बताइए क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है, यस या नो। सब लोग आंसर दो, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है, यस या नो। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है, यस या नो। बताओ क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो Fe+2 Fe0, पहले तो ये देखो रिडॉक्स हो भी रहा है कि नहीं, ये 0 ये +1, तो +2 से 0 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स तो हो रहा है। अब ये रिडॉक्स किसकी वजह से हो रहा है, इन दोनों का आपस में डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से, इन दोनों का आपस में डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है, यस। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है, यस। क्यों, Fe और Ag आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, Fe और Ag आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा होगा, मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा होगा, मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा होगा मतलब एक मॉलिक्यूल से कई मॉलिक्यूल या एटम बनेंगे। एक मॉलिक्यूल से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल से एक से ज्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल या एटम बनेंगे, है ना, मिलेंगे, जो भी लिख दो। क्यों, क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है, ये देखिए एक मॉलिक्यूल से एक से ज्यादा बन गए। अब बैलेंसिंग आप कर लो, ये देखो एक था, एक से दो बने, यहां पे देखो 2 है, यहां पे 5 है, तो ये डिकम्पोजिशन है। अब आप चेक कर लो क्या रिडॉक्स है, अब आप चेक कर लो बस क्या रिडॉक्स है, तो हाँ ये रिडॉक्स है। ये देखो +5 से -1 रिडक्शन,
-2 से 0 ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स तो है, तो किस कैटेगरी की रिडॉक्स है? डिकम्पोजिशन हुआ है, तो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स है। किस कैटेगरी की रिडॉक्स है? डिकम्पोजिशन हुआ है, तो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स है। अब ये क्या रिडॉक्स है? ये क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? तो देखो डिकम्पोजिशन हुआ है, एक मॉलिक्यूल से कई मॉलिक्यूल बने हैं। यहां पे -3, ये +7, ये सॉल्ट है, ब्रेक करके निकालोगे, ये 0, ये +2, तो -3 से 0 ऑक्सीडेशन, +7 से 2 रिडक्शन। तो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन हो रहा है, साइमल्टेनियस रिडक्शन हो रहा है, तो रिडॉक्स है। और किस तरह की रिडॉक्स है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल कई मॉलिक्यूल में, कई एटम में ब्रेक हो रहा है, इसलिए रिडॉक्स है। और कैसी रिडॉक्स है? डिकम्पोजिशन रिडॉक्स है, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स है। अब एडिशन, एडिशन में क्या होगा? देखो देखो एटम या मॉलिक्यूल ऐड होंगे, ऐड होंगे, ऐड होकर एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे। मतलब अब मॉलिक्यूल के नंबर कम होंगे, नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल के नंबर कम होंगे, मॉलिक्यूल के नंबर लेफ्ट टू राइट कम होंगे, कम होंगे। क्यों? क्योंकि एडिशन हो रहा है, एडिशन होने से मॉलिक्यूल के नंबर कम होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, ये चेक करो। अब देखो एडिशन हो रहा है, पहले कितने थे? 2, अब कितने हैं? 1। 0 से +2, 0 से -1, अब 0 से +2 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। अब क्या है ये देखो, 0 से -2 रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। तो ये रिडॉक्स है, मगर किस कैटेगरी का? एडिशन रिडॉक्स। क्यों? जुड़ रहा है। ये रिडॉक्स है किस कैटेगरी का? एडिशन रिडॉक्स। क्यों? जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जुड़ रहा है। ये देखिए, क्यों? क्योंकि ये जुड़ रहा है, तो एडिशन रिडॉक्स है। ये देखो, ऐसे इसको देखो, आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ ये किस कैटेगरी का रिडॉक्स है। इसको देख लीजिए और आंसर बताइए सारे बच्चे कि हाँ ये किस कैटेगरी का रिडॉक्स है। देखो, हम्म 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 ध्यान दीजिए सब लोग। अब ये देखो, ये किस कैटेगरी का रिडॉक्स है? देखो 0 0 +2 -2, तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन, 0 से -2 रिडक्शन। अब ये क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। 1 2, 2 एटम थे, अब कितना है? 1 मॉलिक्यूल है। 2 एटम थे, 1 मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है? एडिशन रिडॉक्स है, जुड़ रहा है। तो जब जुड़ेगा तो एडिशन रिडॉक्स बोला जाएगा। अब डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स क्या होता है? गौर से देखो, गौर से देखो। सेम एटम का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और उसी
सेम एटम का रिडक्शन हो रहा हो सेम एटम का ऑक्सीडेशन और उसी सेम एटम का रिडक्शन हो रहा हो तो इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। सेम एटम का ऑक्सीडेशन और उसी सेम एटम का रिडक्शन हो रहा हो तो इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये देखो आप चेक करो बच्चों, सारे बच्चे चेक करें। डी ब्लॉक है नहीं, पी ब्लॉक है नहीं, फिर किसकी निकालोगे? ऑक्सीजन की। यहां पे निकाला -1, यहां पे निकाला -2, यहां पे निकाला 0 है। अब ये देखो सेम एटम उसी ऑक्सीजन का क्या है, इसी ऑक्सीजन का देखो रिडक्शन -1 से -2 रिडक्शन और उसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -1 से 0। इसका मतलब टोटल ऑक्सीजन जितने हैं, यदि मैं इसको बैलेंस कर दूं तो टोटल ऑक्सीजन जितने हैं उनमें से कुछ ऑक्सीडाइज हुए, कुछ रिड्यूस हुए। टोटल ऑक्सीजन 4 है, 2 दूनी 4। अब 4 में से 2 ऑक्सीडाइज हुए, 2 रिड्यूस हुए और 2 ऑक्सीडाइज हुए। तो उसी एटम का ऑक्सीडेशन उसी एटम का रिडक्शन है, तो इस रिडॉक्स को बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स। क्या ये डिकम्पोजिशन भी है? क्या ये डिकम्पोजिशन भी है? चेक करो, मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है मगर इसको डिकम्पोजिशन नहीं बोलोगे, डिस्प्रपोर्शनेशन बोलोगे। क्यों? क्योंकि सेम एटम का ऑक्सीडेशन सेम एटम का रिडक्शन है, तो इसको आप डिकम्पोजिशन बोलोगे, डिकम्पोजिशन नहीं बोलोगे, डिस्प्रपोर्शनेशन बोलोगे। अच्छा इसको देखो, आप लोग जिद कर रहे हो तो मैं और पूछता हूं, देखो इसको बताओ। देखिए I2 प्लस OH निगेटिव, IO3 निगेटिव प्लस I निगेटिव। अब इसको चेक करो, पहला रूल क्या है? डी ब्लॉक है नहीं, पी ब्लॉक है हाँ। पी ब्लॉक में हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनकी पहले निकालते हैं। तो 0 +5 -1, 0 से +5 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन। सेम एटम का ऑक्सीडेशन सेम एटम का रिडक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। सेम एटम का ऑक्सीडेशन सेम एटम का रिडक्शन डिस्प्रपोर्शनेट। एडिशन को ही कॉम्बिनेशन रिडॉक्स कहते हैं। हाँ धन्या, बिल्कुल सही कह रहे हो, लिख देता हूं। एडिशन को ही कॉम्बिनेशन रिडॉक्स कहते हैं, लिख देता हूं। एडिशन को ही कॉम्बिनेशन रिडॉक्स कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एडिशन को ही कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरह डिकम्पोजिशन को इंटरनल रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इंटरनल या इंट्रा इंटरनल या इंट्रा रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। किसको? अच्छा ये डिस्प्रपोर्शनेशन में लिख दिया है। ओए भाई ये डिस्प्रपोर्शनेशन में लिख दिया है।
डिकम्पोजिशन कहाँ है? डिकम्पोजिशन ये है। डिकम्पोजिशन को इंट्रा या इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? तो देखो, टाइप ऑफ रिडॉक्स हो गया आपका कि कितने टाइप का रिडॉक्स है। कितने टाइप का रिडॉक्स है? 4 टाइप का। डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, एडिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन। अब क्या क्या है? डिकम्पोजिशन में मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, एडिशन में मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट में मॉलिक्यूल या आयन का एक्सचेंज होगा, और डिस्प्रपोर्शनेशन में सेम एटम का ऑक्सीडेशन उसी सेम एटम का रिडक्शन होगा। अब आप बताओ, सेलेक्ट ठीक है, सेलेक्ट डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। ए आपको डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन सेलेक्ट करनी है। ए ठीक है, अच्छे से देखिएगा क्या सेलेक्ट करना है आपको? डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। पहला ऑप्शन। बी दूसरा ऑप्शन चेक करो। सी ठीक है, अच्छे से चेक करिएगा। बताइए इसमें से डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है? सारे लोग आंसर दो। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है? देखो, इसमें एक्सचेंज हो रहा है कॉपर सिल्वर से, सिल्वर कॉपर से, तो ये डिकम्पोजिशन तो नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें चेक करो, इसमें एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है क्योंकि एक और प्रोडक्ट आ रहा है ना? देखो कोई की एक और प्रोडक्ट आ रहा है, मगर ये डिकम्पोजिशन नहीं है ना? ये 0 से +2 +5 से +4 रिडॉक्स तो है, मगर ये डिकम्पोजिशन नहीं। अब डिकम्पोजिशन में मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, यहां ब्रेक हो रहा है, यहां ब्रेक हो रहा है, ये देखो, ये देखो, तो +5 से +2 रिडक्शन, -3 से 0 ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स भी है और डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। यहां पर भी डिकम्पोजिशन हो रहा है मगर रिडॉक्स नहीं है। भाई साथ साथ में रिडॉक्स भी तो होना चाहिए। डिकम्पोजिशन तो यहां पर भी हो रहा है, देखो एक मॉलिक्यूल कई आयन में ब्रेक हो रहा है मगर रिडॉक्स नहीं है। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। यस, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। अब देखो, इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा
कि कहीं कहीं बुकों में या कोई कोई लोग इक्विवेलेंट वेट मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा देते हैं। मैंने मोल कॉन्सेप्ट में कभी इक्विवेलेंट वेट नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट पढ़ाने के लिए कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए अब आपको पता चल जाएगा। वो आधा अधूरा पढ़ाना होता है, और आधा अधूरा पढ़ाएंगे तो बच्चा बेचारा फंसेगा। सर CSD भी लिख दीजिएगा। आशीष लिख दूंगा बेटा, लिख दूंगा। अब इक्विवेलेंट वेट बताओ क्या होता है। देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सारे बच्चे गौर से सुनेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है यार। कितना बहुत सिंपल है, बस जैसा मैं बताऊं वैसा करना। देखो आपने क्या किया, 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया। 1 ग्राम हाइड्रोजन से 1 ग्राम हाइड्रोजन से किसी 1 ग्राम हाइड्रोजन से किसी एलिमेंट का जो वेट ऐड होता है उसे उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। क्या? 1 ग्राम हाइड्रोजन से किसी एलिमेंट का जो वेट ऐड होगा उसे उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन से इसके 2 ग्राम ऐड हुए, तो इसके 2 ग्राम को क्या कहोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पेन इज 2 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ पेन इज 2 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन से 10 ग्राम सर्वेश दीक्षित के ऐड हुए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सर्वेश दीक्षित 10 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन से मोनू के 20 ग्राम ऐड हुए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोनू 20 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन से गरिमा के 5 ग्राम ऐड हुए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ गरिमा 5 ग्राम। बस सिंपल सी डिफिनीशन है। अब इसको लिख दो। अब लिखने में तो जानते ही हो वोकाल टाइट करना पड़ता है, नहीं तो बुरा मान जाते हैं साइंस के लोग। तो देखो कैसे लिखा जाता है ना। ठीक है, देखो इक्विवेलेंट वेट क्या है। इक्विवेलेंट वेट क्या है, वेट ऑफ एलिमेंट which is add या replace by किससे, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। अच्छा 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम के मोल बनाओ। 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम के मोल बनाओ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम का मोल 1 मोल होगा। क्यों? 1 डिवाइडेड बाई 1। भाई जिसका मोल बनाना है उसी के एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वेट 1 होता है, तो 1। तो देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन या 1 मोल हाइड्रोजन से जो वेट ऐड होता है उसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कहते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन या 1 मोल हाइड्रोजन से जो वेट ऐड होता है उसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल निकालोगे कैसे, ये तो थ्योरी थी, अब इसको निकाल के बताओ। देखो ये मैंने कहा कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। जरा ये पढ़ के बताओ, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। इसका मतलब है कैल्शियम का 1 मोल लगा है। इसको पढ़ के क्या बताओगे, 1 मोल कैल्शियम 2 मोल हाइड्रोजन से कंबाइंड हुआ है, हाइड्रोजन एटम से। बताओ ऐसे ही तो पढ़ोगे आप। अरे बताओ ना मुन्ना बताओ, ऐसे ही लिखोगे ना। यस, आपकी डिफिनीशन क्या है बेटे पीयूष विशाल संध्या, आपकी डिफिनीशन क्या है। 1 मोल हाइड्रोजन जिस वेट से ऐड होगा उसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कहेंगे। 2 से कितना ऐड हो रहा है, हाफ। तो 2 से कितना ऐड हो रहा है, 1। तो 1 मोल से कितना ऐड होगा, आधा मोल। अरे भाई दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया, आधा मोल। तो 1 मोल हाइड्रोजन से जो वेट ऐड होता है उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना आ गया, हाफ मोल। अब मोल को ग्राम बना लो। तो मोल को ग्राम कैसे बनाते हैं मुन्ना, एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई करके। बेटे
खुश हो गया आशीष? सही है, खुश होना कि रोना धोना मचाओगे? तो एक मोल हाइड्रोजन जिस वेट से ऐड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। एक मोल कहो या 1 ग्राम कहो, ठीक है बच्चे? अरे ना सर जी ना, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो आपने किया है, हमने कौन सा किया है? मैंने कहा लो मुन्ना तुम बता लो भाई। बच्चों ने कहा ये तो आपने किया है, हमने कौन सा किया है? तो मैंने कहा लो मुन्ना तुम बता लो भाई। बताओ भाई सारे बच्चे, सभी नाकारा निकम्मो, बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम। एटॉमिक वेट दे देता हूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को एटॉमिक वेट ही नहीं पता होगा एल्युमिनियम का। क्यों भाई, पता है? आंसर बताओ, आंसर बताओ, बताओ भाई निकमो, बच्चों बताओ क्या समझे थे? क्वेश्चन नहीं देंगे? दूंगा, जरूर दूंगा क्वेश्चन, बताओ। यस 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 यस। देखो क्या लिखा है, इसका मतलब है 1 मोल एल्युमिनियम 3 मोल हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है। तो 1 मोल हाइड्रोजन से जो ऐड होगा तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। 1 मोल हाइड्रोजन से जो ऐड होगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कितना आ गया? 1/3 मोल। अब मोल को मास में कन्वर्ट कर लो, 9 ग्राम आ गया, 9 ग्राम आ गया। यस यस यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है। अब मैं बहुत फास्ट निकालूंगा, अब मैं थोड़ा स्पीड में निकालूंगा। बताओ, सब लोग बताएं, वाटर में ऑक्सीजन का, जल्दी जल्दी बताओ। वाटर में ऑक्सीजन एटम, बताइए। ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं। अरे 1 मिनट यार, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। H2O2 में इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालो। सेम ऑप्शन, सेम ऑप्शन जो पढ़ाया है, बताओ, बताओ भाई। यस, अब गौर से समझो, 2 मोल से कितना ऐड हो रहा है? 1 मोल। तो 1 मोल से कितना ऐड होगा? 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ मोल। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? हाफ मोल। अब मोल को मास बनाओ, तो आपने मोल को मास बनाने के लिए एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया, 8 ग्राम आ गया। ये आंसर सही है। अब इसमें आओ, इसमें आओ। 2 मोल से 2 मोल ऐड हो रहा है, तो 1 मोल से 1 मोल ऐड होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आया? 1 मोल। मास बनाओ, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई, 16 ग्राम आ गया। ये देखो सही है, ये सही है ना? अब ये क्वेश्चन कराने के पीछे रीजन क्या है, जरा गौर से देखो। आपने जब यहां पर इक्विवेलेंट वेट निकाला तो किस एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किया? ऑक्सीजन से। कितना है? 16। यहां पर भी ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कांस्टेंट है,
मगर इक्विवेलेंट वेट देखो, वही ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट यहां पे 8 आ रहा है, वही ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट यहां पे 16 आ रहा है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट एक वेरिएबल टर्म है, एटॉमिक वेट एक फिक्स वैल्यू है। किसी एटम का एटॉमिक वेट कभी नहीं चेंज होता है। ऐसा नहीं होता है कि कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा तो 12 है, ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा तो 12 एटॉमिक वेट नहीं है, ऐसा तो नहीं देखा हम लोगों ने। मगर इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल होता है, इसी वजह से किसी भी एटम का इक्विवेलेंट वेट तुम्हें याद नहीं है, किसी भी एटम का इक्विवेलेंट वेट तुम्हें याद नहीं है, जबकि एटॉमिक वेट तुम्हें सबका याद है। आप जानते हो कि हाँ यार, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, मगर इक्विवेलेंट वेट किसी का याद है नहीं। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल टर्म है, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। अरेंजमेंट चेंज तो वैल्यू चेंज। ये देखो, अरेंजमेंट अलग, अरेंजमेंट अलग, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से अटैच है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से अटैच है, अरेंजमेंट अलग हो गया, इक्विवेलेंट वेट अलग आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट एक वेरिएबल टर्म होता है, ध्यान रखिएगा। क्या? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम इज ए वेरिएबल टर्म। ये एक वेरिएबल टर्म है एंड ओनली डिपेंड अपॉन arrangement of atom in molecule। और यही बात मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के लिए लिखी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, यही बात मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के लिए भी लिखी थी, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए भी लिखी थी। ध्यान दो, बच्चों ने कहा सही है। बच्चों ने कहा सर, मैंने कहा क्या हुआ? सर यदि मान लो किसी में हाइड्रोजन ना हुआ तो कैसे निकालोगे? आपने डेफिनेशन बताई है, 1 मोल हाइड्रोजन या 1 ग्राम हाइड्रोजन जिस वेट से ऐड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। अब मान लो CO2 है, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, SO2 है, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इस डिफिनीशन को थोड़ा सा और बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, एक और बेस बनाया गया, 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम। अब 8 ग्राम ऑक्सीजन को मोल में कन्वर्ट करो तो हाफ मोल ऑक्सीजन आएगा, हाफ मोल ऑक्सीजन आएगा। तो इन्होंने एक और डिफिनीशन बनाई, 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस वेट से ऐड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस वेट से ऐड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। 8 ग्राम ऑक्सीजन या हाफ मोल ऑक्सीजन, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस वेट से ऐड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे, या हाफ मोल ऑक्सीजन जिस वेट से ऐड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। तो इन्होंने डिफिनीशन का एक और बेस बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि मान लो किसी के पास नहीं है, जैसे ये देखो, ये देखो, अब मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन एटम, तो कैसे निकालोगे? 12, 6, 3, ठीक है, और 8। अब कैसे निकालोगे? देखो, डायरेक्ट कर दूं बुरा तो नहीं मानोगे, डायरेक्ट कर दूं बुरा तो नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि अब तो सीख गए होगे। हाफ मोल ऑक्सीजन जिस वेट से ऐड होता है उस वेट को इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। 2 से कितना ऐड है? 1। इसको मुझे क्या बनाना है? हाफ। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हाफ बन गया। ये कितना बना? 1/4। तो हाफ मोल ऑक्सीजन जिस वेट से ऐड है उस वेट को इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कहेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन 1/4 मोल। मास बना लो,
एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई 3 ग्राम आ गया। भाई ना समझ में आया हो तो लिख देता हूं, नहीं तो फिर तुम रोना धोना मचाओगे। मैं तो तुम्हारे ऊपर विश्वास करके बैठा हूं कि नहीं यार ये सब तो तुम्हें आता है। अब इसको हाफ बनाओ, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 से इधर डिवाइड किया तो 4 से इधर डिवाइड करोगे। ये देखो, हाफ मोल ऑक्सीजन जिस वेट से ऐड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। सही है, सही है। अच्छा, अब इसी चीज को मैं ऐसे घुमा के भी पूछ सकता था, देखना, डरना नहीं। अब इसी क्वेश्चन को मैं टफ कर दे रहा हूं, देखना, अभी आप रोना धोना मचा दोगे। देखना, इसी क्वेश्चन को मैं टफ कर दे रहा हूं, देखिए, नो रोना नो धोना, ठीक है। क्वेश्चन को देखो लैंग्वेज में कैसे फंसाया जाता है, डरियो नहीं ना मुन्ना ना, डरना नहीं है। 8 ग्राम कार्बन कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। एक डिंग डोंग 8 ग्राम, बी 16 ग्राम, सी 4 ग्राम, डी 3 ग्राम। अब देखो, आपको अभी भी डिफिनीशन ही लगानी है, आपको मुन्ना अभी भी डिफिनीशन ही लगानी है, मगर इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा डरावना लग रहा है, ये भोकाल टाइट कर दिया। कैसे? देखो, हमें पता है CO2 है, तो मिलके क्या बनना है, C प्लस O2 मिलके CO2 बनना है। 8 ग्राम ये है, 12 ग्राम ये बना, तो बताओ ऑक्सीजन कितना ऐड हुआ होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से ऑक्सीजन कितना ऐड हुआ होगा। 8 ग्राम कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना आया है, 4 ग्राम ऐड हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। अरे मुन्ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। कार्बन 12 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 8 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना ऐड किया तुमने, 4 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना। तो 4 ग्राम ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अपनी डिफिनीशन क्या है मुन्ना, अपनी डिफिनीशन क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस वेट से ऐड होता है उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तो 4 ग्राम ऑक्सीजन किस वेट से ऐड हुआ है, 4 ग्राम ऑक्सीजन किस वेट से ऐड हुआ है, 8 ग्राम से। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन किस वेट से ऐड होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन किस वेट से ऐड होगा, 16 ग्राम से। तो 4 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम से ऐड होता है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस वेट से ऐड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस वेट से ऐड होता है उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। तो कितना आ गया, 16। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, क्यों, ये तो तुम 2 मिनट में कर दोगे। और ये आया तो बहुत ही इजी आया, ये आया तो एवरेज आया, ये नहीं कि बहुत टफ है, ये भी एवरेज है, डेफिनेशन से ही तो निकला है। हाँ, मुझे पता था कि तुम मानोगे ही नहीं, तुम कहोगे मैं एक और करूंगा, एक क्वेश्चन और करूंगा। एक तो तुम में दिक्कत बहुत है यार, एक तो तुम में दिक्कत बहुत है भाई, तुम लोग कांड करवाओगे, मानते नहीं हो मेरी बात, कांड करवाओगे अभी हैं, ऐसे ही बदनाम हाँ, ये जो था ना, ये शुरुआत में चलता था, जब हम लोग ने PPT बनाई है, हम लोग ने पढ़ाया है, तब ये लोगो चलता था।
एकदम शुरुआत में, एकदम शुरुआत में, ये पहले 6 महीने का हुआ है। उस समय हम लोग पीपीटी खुद बनाते थे, खुद कराते थे। उस समय ऑपरेटर नहीं थे, सिर्फ एक ऑपरेटर था। चलो कोई नहीं। अरे भैया, अपनी पीपीटी क्यों चेंज कर देंगे हैं? अब अपनी पीपीटी है क्यों चेंज करेंगे? वो चेंज करे, मेरा लेके बैठे, मैं क्यों चेंज करूं? ये तो सब मेरे ही क्वेश्चन है यार, बार बार। चलिए क्वेश्चन करो, आंसर बताओ। 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विद सर्टेन वेट ऑफ मेटल गिव 24 ग्राम ऑफ इस मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा? सब लोग आंसर दें। वैसे मैं तो बिना पेन चलाए कर दूंगा और तुम भी बिना पेन चलाए कर दोगे। टैलेंटेड हो यार तुम, निकम्मो, टैलेंटेड हो, हाँ ना? यस प्रदीप, प्रदीप बेटा तुम्हें हम बहु मारेंगे। ये जो चौहानगिरी दिखा रहे हो ना तुम्हें हम बहु मारेंगे। ये जो चौहान है जरूर यूपी के ही होंगे, हाँ ना? निकम्मे टाइप के चौहान यूपी में ही पाए जाते हैं कि और कहीं राजस्थान में भी हो सकता है? पृथ्वीराज चौहान। क्यों भाई, तुम्हें हम बहुत कूटेंगे। डिफिनीशन पढ़ा पढ़ा के हम थक गए। भाई अभी भी नशे में है, भाई अभी भी नशे में। 4 ग्राम ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन मेटल से कंबाइंड होता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये देखो कितना ऑक्सीजन है, 4 ग्राम। मेटल ऑक्साइड कितना है, 24 ग्राम। तो मेटल कितना हुआ, 20 ग्राम। तो 4 ग्राम ऑक्सीजन से 20 ग्राम मेटल अटैच हो रहा है। डिफिनीशन क्या है? 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना मेटल अटैच होगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल होगा, वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल होगा। तो कितना अटैच हो रहा है, 40। कितना अटैच हो रहा है, 40। हाँ, मुझे लग रहा था कि मेरे शहर के आसपास के होंगे निकम्मे टाइप के लोग, जैसे मैं वैसे वो। क्यों भाई चौहान, हैं? निकम्मे लोग ही साइंस बनाते हैं। क्यों? अरे यार 10 किलोमीटर साइकिल कौन चलाएगा? तो उसने दिमाग लगाया, स्कूटर बना दी। अब कह रहे यार 10 किलोमीटर जो है यार 2 घंटे में पहुंच रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। और अकेले जा पा रहे हैं, फैमिली नहीं जा पा रही है। दिमाग लगाया, कार बना दी। अरे यार 10 किलोमीटर जाने में अभी भी टाइम लग रहा है, चलो प्लेन बना देते हैं। जिसको एक्सक्यूज नहीं आएगा वो साइंस में इनोवेशन कर ही नहीं सकता। जो सोच पाएगा, साइंस का एक रूल है, यदि तुम सोच पाते हो तो वो होगा जरूर, वो होगा जरूर, वो होगा जरूर। आप बस सोच पाओ। और सोचता कौन है? जो निकम्मा होता है। जैसे तुम लोग सोचते हो यार कोई और मेरी जगह पढ़ के पेपर दिला दे तो चीटिंग करने के रास्ते बने। नहीं तो चीटिंग करने के रास्ते क्यों बनते भाई, क्यों बनते? जब तुमने सोचा ना अरे यार कोई और पढ़ दे और मैं डॉक्टर बन जाऊं तो चीटिंग करने के रास्ते बने, है ना? तो सब कुछ निकम्मों ने ही खोजा है। ऐसे निकम्मे जो दिमाग भी रखते हैं, मेहनत भी करते हैं, मगर निकम्मे भी हैं। जिनके पास दिमाग भी है, मेहनत भी है, निकम्मे भी। और कुछ होते हैं जिनके पास दिमाग है, मेहनत है, मगर सोचना ही नहीं है, निकम्मीगिरी नहीं करनी, बस मेहनत कर रहे हैं। अरे निकम्मीगिरी करनी है तभी तुम सोच पाओगे। अब जब मैं ये सोच पाता हूं कि यार ये कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि निकम्मे हैं, तो मैं इसको रिफाइन करता हूं कि नहीं इसको इजी करो, जैसे ये समझ पाए, जैसे ये समझ पाए, जैसे ये समझ पाए। तो रिफाइन करके एक नया ताजा ताजा कॉन्सेप्ट लेके आता हूं। चलो हाँ, देखो एक निकम्मा मिला, कह रहा रिपीट करो। कौन था ये, ऊपर चला गया? हाँ नहीं, मिल गया, शिवांगी। देखो निकम्मा मिला, शिवांगी कह रही सर रिपीट कर दो। अरे बेटे देखो, आपकी डिफिनीशन क्या है? 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस वेट से कंबाइंड होगा उस वेट को इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कहोगे। 8 ग्राम ऑक्सीजन जिस वेट से कंबाइंड होगा उस वेट को इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कहोगे। तो 4 ग्राम कंबाइंड हो रहा है 20 ग्राम से, तो 8 ग्राम कितने से कंबाइंड होगा? 8 ग्राम कितने से कंबाइंड होगा? 40 ग्राम से। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया? 40 ग्राम आ गया। इसी तरह से मान लो किसी एटम के पास ऑक्सीजन भी नहीं है,
इसी तरह से मान लो किसी एटम के पास ऑक्सीजन भी नहीं है तो फिर क्लोरीन बना दिया गया। 35.5 ग्राम क्लोरीन, 35.5 ग्राम क्लोरीन एटम या फिर 1 मोल क्लोरीन एटम जिस वेट से ऐड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहोगे। मान लो किसी के पास क्लोरीन भी नहीं है तो फिर एक मेटल आया सिल्वर, 108 ग्राम सिल्वर एटम जिस वेट से ऐड होगा उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे, या 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम। ये देखो, तो डिफिनीशन ये है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन, 108 ग्राम सिल्वर जिस वेट से ऐड होंगे उस वेट को उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहोगे। या फिर ठीक है, ये देखो, अब बच्चे जिद कर रहे हैं कि सीएचडी लिख दो, लिख देता हूं सीएचडी। जिद कर रहे हैं कि सीएचडी लिख दो, पढ़ाने नहीं देंगे, बस सीएचडी लिख दो, है ना। अरे यार पढ़ाने भी तो दो। सीएचडी तो लिखूंगा ही। देखो सीएचडी सबसे पहले पढ़ाया रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें मिनिमम एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन हो। मिनिमम एक ऑक्सीडेशन और मिनिमम एक रिडक्शन हो। ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ रेडॉक्स में डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स क्या होता है? देखो, एटम या आयन एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। एटम या आयन एक्सचेंज होंगे जिसकी वजह से रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? एडिशन रिएक्शन, एडिशन या कम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। एडिशन या कम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? एटम या मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में। इसमें क्या होगा? एटम या मॉलिक्यूल ऐड हो रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आती है क्या? डिकम्पोजिशन या एंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल या एटम बनाता है। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन है। इसके बाद क्या पढ़ाया था? देखिए, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ाया क्या? डिस्प्रपोर्शनेशन
प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या बताया? इसमें मैंने बताया सेम एटम का ऑक्सीडेशन और उसी सेम एटम का रिडक्शन होता है। सेम एटम का ऑक्सीडेशन और उसी सेम एटम का रिडक्शन होता है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिडक्शन। इसके बाद हम लोगों ने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। अभी हम लोगों ने एटम का इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा है, मॉलिक्यूल का नहीं सीखा है, ध्यान दो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम, उसकी क्या बताई? वेट ऑफ एलिमेंट which is combined with 1 gram हाइड्रोजन एटम या 1 मोल हाइड्रोजन एटम, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम। 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या है? हाफ मोल ऑक्सीजन। इसी तरह या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन एटम, या फिर 1 मोल क्लोरीन एटम से जो कंबाइंड होगा वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होगा, सिल्वर एटम या 1 मोल सिल्वर। ये बात मैंने अभी तक पढ़ाई है। अब जरा देखो यार बच्चों, अब गौर से देखो, अब आ जाओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा हाँ, एक और बात लिख देता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम is a variable term, only depend upon arrangement of atom in molecule, ठीक है। अब यार बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? अब ये वेरिएबल टर्म है, तो जब वेरिएबल टर्म है तो निकलेगा कैसे? पढ़ाई पे ध्यान दो बस, अभी 3 मिनट है। तो देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट का सम होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट का सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। सभी एटम के इक्विवेलेंट वेट का सम कर दो तो वो क्या बन जाता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल। मगर प्रॉब्लम क्या है कि सारे एटम का इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल है, तो सम निकालोगे कैसे? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, तो 9 इक्विवेलेंट वेट आया किसका? वाटर का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर 9।
ध्यान रखना, दो का इनका मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, जो प्रफिक्स हैं उनका मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट में नहीं किया जाता है। जैसे देखो हाइड्रोजन 2 है मगर मैंने यहां 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया है। तरीका तो ये है, मगर प्रॉब्लम क्या है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो हमें याद कैसे रहेगा, हम इनको जोड़ेंगे कैसे? तो हम लोगों ने इसका एक शॉर्टकट तरीका निकाला। कैसे? गौर से देखो, ये जो 8 है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 18 डिवाइडेड बाई 2? हाँ, 18 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 2? हाँ लिख सकते हो। तो मॉलिक्यूलर वेट नोन क्वांटिटी है, अब 2 निकालना सीख जाओ। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, नोन क्वांटिटी है। यदि हमें 2 निकालना आ जाए तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने ये फार्मूला नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ये। क्यों? क्योंकि ये इजी है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई। अब ये वैल्यू हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होगी, इसको नाम दे दिया गया एन फैक्टर। इसको एक नाम दे दिया गया एन फैक्टर। क्यों? हर मॉलिक्यूल के लिए 2 थोड़ी होगा, किसी के लिए 2 होगा, किसी के लिए आधा होगा, किसी के लिए 3 होगा, किसी के लिए 4 होगा, किसी के लिए 5 होगा। तो हमने ये फार्मूला डेवलप कर दिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। मगर एटम के इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल होते हैं, तो वो निकलेंगे कैसे? तो हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रिक अपनाई। वो ट्रिक क्या है, ये कि मॉलिक्यूलर वेट में एक नंबर से डिवाइड कर दो तो इक्विवेलेंट वेट आ जाए। मॉलिक्यूलर वेट बहुत आसान है क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमें सिर्फ ये नंबर निकालना सीखना है। यदि मैं ये नंबर निकालना सीख लूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से चालू करूंगा। ठीक है उज्जवल, छुट्टी कर दी, रोना धोना मत मचाओ, छुट्टी कर दी है। नेक्स्ट क्लास यहीं से चालू करूंगा, ठीक है? और इस हफ्ते रिडॉक्स खत्म होगा, कल और परसों की क्लास में खत्म हो जाएगा। 2 क्लास और लगेंगे। जैसे ही इक्विवेलेंट वेट खत्म हुआ तो इक्विवेलेंट वेट खत्म हो जाएगा, तो फिर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स पढ़ना है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स के बाद टाइट्रेशन ऑफ रिडॉक्स पढ़ना है। तो कल इक्विवेलेंट वेट खत्म हो जाएगा। क्यों? मैक्सिमम तो आज ही खत्म हो गया, एटम का आज खत्म हो गया है, कल मॉलिक्यूल का खत्म कर देंगे। तो कल इक्विवेलेंट वेट खत्म हो जाएगा, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम आ जाएंगे नॉर्मेलिटी और टाइट्रेशन। ठीक है? तो सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, कल हम लोग इसी समय इसी जगह पे मिलेंगे, रिवाइज करके आइएगा। हाँ, और शाम को मिलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 5 बजे। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो। और सब लोग नीट एडवांस बुक ले लो, जैसे वो क्लास चालू हो सके।